नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और तमाम कयासों के बाद योगी कैबिनेट का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। नए उत्साह, नए मिशन के साथ 23 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इनमें 18 नए चेहरे हैं। इस टीम में 2022 के लिए सभी समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मंत्रिमंडल विस्तार और इसके इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। सुरेश राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसी शपथ के साथ मुख्यमंत्री योगी की सेना में 23 सिपाही और शामिल हो गए। योगी के इन योद्धाओं में 5 पुराने मंत्रियों के अलावा 18 नए चेहरे हैं। आज मंत्रिमंडल का ये पहला हमारा एक्सपेंशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे 18 नए चेहरे सामने आए हैं। हमारे जो सहयोगी विधायकगण थे, विधान परिषद के सदस्यगण थे, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया है। साथ साथ 5 हमारे साथियों को हम लोगों ने प्रमोट किया है, जिसमें 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में, और एक राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में हमने आज उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। सबका साथ और सबके विकास की बात करने वाली बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी सबके साथ का विशेष ख्याल रखा है। 10 दलित पिछड़ा वर्ग के विधायकों के साथ 6 ब्राह्मण, 3 क्षत्रिय, 2 कुर्मी, 1 राजभर, 1 बघेल विधायक को मंत्री बनाया है। जनता के लिए, देश समाज के लिए अपने उनके जो भी विषय हैं उन पर काम करेंगे और जो माननीय योगी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करें। और मैं मानता हूं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, वो सब करते चलना है। कहीं न कहीं हम सबके चुनौती है कि प्रदेश में जो पूर्वांचल का विकास किया जाए और जहां पर कुछ चीजें हैं निश्चित स्तर पर शुरू करें। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छे काम वालों को जहां प्रमोशन का इनाम मिला है, वहीं जातिगत समीकरणों के साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। युवा चेहरों को तरजीह दी गई है, तो वहीं पश्चिमी यूपी पर थोड़ी ज्यादा मेहरबानी दिखाई गई है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको जीतते हुए जनता के संपूर्ण प्रतिनिधित्व को साथ में लेते हुए उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो, इसी आधार पर बनाया गया है। मैं केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, परिवार भाव है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सामान्य परिवार से, जमीन से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आज आपने मंत्रिमंडल में शपथ लेते देखा होगा। बहरहाल 2019 की बिसात से 2022 के लिए बाजी सजाते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, या यूं कहिए कि 2022 के सियासी युद्ध की सेना तैयार हो गई। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या नए जोश में जिम्मेदारी का बोझ भी थोड़ा ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो परिवारवाद नहीं, परिवार भाव है बीजेपी में, कहना है बीजेपी नेता का। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन है, प्रवक्ता बीजेपी, गौतम सेन सागर हैं, प्रवक्ता पीएसपी, पीयूष मिश्रा जी मौजूद हैं हमारे साथ, प्रवक्ता एसबीएसपी, रामेश्वर पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और संजय भटनागर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, अगले चुनाव को लेकर, 2022 को लेकर जो टीम बनी है, 2.5 साल बाद पहला विस्तार हुआ, पार की नजर यहां पर नजर आ रही है, नाम और काम दोनों का संतुलन दिख रहा है। देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो मुख्यमंत्री जी ने अपने संवाददाता सम्मेलन में दिया, और ये परंपरा ठीक है। मुझे लगता है मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट विस्तार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी भी चाहिए। आपने जो बदलाव किए उनका औचित्य जनता के सामने रखना चाहिए। ये लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप है। प्रमोशन दिया तो क्यों दिया, बताओ। और मुख्यमंत्री ने वो बताने की कोशिश की। जिन लोगों को प्रमोशन दिया है, महेंद्र सिंह हो, भूपेंद्र सिंह हो, सुरेश राणा हो, उसका कारण उन्होंने बताया।
रामनरेश अग्निहोत्री को कैबिनेट क्यों दिया, पहली बार मंत्री हुए, उसका कारण भी बताया। तो ये चीज ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा चलन नहीं था, चाहे नारायण दत्त जी की सरकार हो, फिर मुलायम सिंह जी की हो, कल्याण सिंह जी की हो, और तमाम सरकारें रही, ये चलन नहीं था। भाई जो कर दिया सो कर दिया, वही देख लो, बताना बुतूना क्या। ये बताया है, अच्छा लगा मुझे। मैं इस पर 2-3 बिंदु देखता हूं जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, और कुछ बात इसमें ऐसी भी निकलेगी जिसको टीवी पर कोई पार्टी नहीं मानेगी, इसलिए भाजपा भी नहीं मानेगी, है ना। हमको मालूम है उसका प्रत्युत्तर भाजपा से क्या आएगा, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। इस मंत्रिमंडल को अगर आप देखें जो आज बना है, जो उसका स्वरूप आया है, मैं सामाजिक संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं राजनीति में। सामाजिक संतुलन कोई अस्पृश्य चीज नहीं, मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं। जातियों का सम्यक संतुलन जरूरी है। इस कवायद में उस चीज को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया गया है। इस सरकार के मामले में एक ऐसी धारणा भी बना रहे थे कुछ लोग कि शायद सवर्णों की एक प्रमुख जाति ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें कम है, कमजोर है। और जो लोग जमीन की राजनीति को समझते हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे। इस विस्तार में उस धारणा को निर्मूल कर दिया। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला ब्राह्मण वर्ग को, 6 लोग उस वर्ग से मंत्री बना दिए। कुछ लोग कहते थे पूरब में 2 प्रभावशाली सवर्ण जातियों का संघर्ष चल रहा है, वो तमाम धारणाएं भी इससे खत्म हो गई। जो किससे कहानियां थे वो भी इससे हुए। रामनरेश अग्निहोत्री हो, सतीश द्विवेदी हो, अनिल शर्मा हो, आनंद स्वरूप हो, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हो बुंदेलखंड से। एक दूसरा, दलितों पर निगाह डाली भाजपा ने ठीक से, और उसने इस बात का ख्याल रखा कि कमला रानी हो, श्रीराम चौहान हो, धर्मेश हो, इन लोगों को प्रतिनिधित्व देके समाज के उस बड़े वर्ग को कैटर किया। वित्त मंत्री जी हटाए या इस्तीफा दिया उन्होंने, चलो ऐसा कह लो। राजेश अग्रवाल ने, अनुपमा जायसवाल का भी इस्तीफा हुआ। तो उस दृष्टि से 3 वैश्य समाज से कपिल देव और महेश गुप्ता और रविंद्र जायसवाल की भरपाई हुई। ओबीसी में एक प्रभावशाली जाति है जिसका घनत्व उत्तर प्रदेश में यादव के बाद सर्वाधिक है, कुर्मी, वहां से भी 2 लोग हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी उसी वर्ग से हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य भी उसी वर्ग से हैं। जाट का प्रतिनिधित्व भी ठीक है, भूपेंद्र सिंह को प्रोन्नति मिली है और उदयभान सिंह नए शामिल हुए। फिर जो और छोटी छोटी जातियां हैं पिछड़ों में, वो चाहे गुर्जर हो, चाहे पाल हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे लोधी हो, उनका भी प्रतिनिधित्व एक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी, जो मैं मानता हूं रेखांकित की जानी चाहिए, क्षेत्रीय संतुलन को महत्व दिया गया। अभी तक का जो सरकार का स्वरूप था वो पूर्वांचल डोमिनेटेड स्वरूप था, जिसमें पूरब की प्रभुसत्ता थी, झलकती थी। उस कमी को भाजपा ने दूर किया है, मुख्यमंत्री ने दूर किया है, और ये पिछले के मुकाबले ज्यादा संतुलित है, जिसमें पूरब पश्चिम का एक बेहतर संतुलन दिख रहा है। तराजू अब बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं झुक रहा। पश्चिम को भी लगेगा कि हां, उसकी भी हैसियत भर साझेदारी, भागीदारी अब हो गई सरकार में। और एक महत्वपूर्ण चीज
जो मुझे लगता है इस बहस में साथियों के सामने रखनी चाहिए वो ये, अच्छा काम किया तो प्रोन्नति, पदोन्नति, अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे इसलिए विदा हो गए। ये तो हो सकता है कुछ और अपेक्षा पर खरे न उतरने वाले बच गए हो, ये तो हो सकता है, मैं मान सकता हूं कुछ नाम चल भी रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, जो गए हैं वो वही लोग हैं। उनमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अच्छा किया फिर भी चला गया। कुछ बच गए, उनकी कहानी फिर कभी, लेकिन जो गए हैं वो उसी क्लास से हैं। और मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया कि अगर महेंद्र सिंह को प्रमोशन दिया तो बताया कि इन कामों से दिया, सुरेश राणा को प्रमोशन दिया तो बताया इन कारणों से दिया, ये परफॉर्मेंस रही। बाकी मंत्रियों को भी सीखना और समझना चाहिए। परफॉर्मेंस दीजिए तो सरकार में रहिए, नहीं तो सदस्यता अभियान चल ही रहा है संगठन का, उसमें शामिल होइए। रामेश्वर भाई, ये पहली बार देखा हमने कम से कम, जो मुझे स्मरण आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप टोकिएगा, कि मुख्यमंत्री ने जस्टिफिकेशन दिया आवाम को। जो हटाए वो तो स्वाभाविक है, किस कारण से हटाए आवाम जानता ही है, उनकी कीर्ति कौमुदी तो थी ही बाहर, लेकिन जिनको बड़ा बनाया उनके बारे में एक एक लंबा नोट दिया मुख्यमंत्री ने, जनता के सामने रखा। ये ज्यादा बेहतर लोकतांत्रिक कदम लगा मुझे। जी हाँ, ये बेहतर लोकतांत्रिक और एक पारदर्शी तौर तरीका है, और ये परंपरा नहीं रही है, मैंने देखा नहीं अखिलेश ने इतने मंत्रिमंडल, मायावती, ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई है, और शायद आगे इसका दबाव हो, दूसरे लोग इसको फॉलो करें, और इसका असर मंत्रियों पर भी पड़ेगा कि वो अपने काम की जवाबदेही दें, अपने फैसलों की वजह बताएं। इस पूरे मंत्रिमंडल में पिछले की तुलना में ज्यादा संतुलित है, जातिगत समीकरणों के लिहाज से, क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से। सिर्फ मैं बुंदेलखंड को कहूंगा कि अभी मतलब बहुत कम तराजू, ज्यादा असंतुलित नहीं है, बुंदेलखंड को कुछ और चाहिए था। इसके अलावा मुझे क्षेत्रीय संतुलन में, जातिगत संतुलन में बहुत बेहतर है। लेकिन एक बात है कि जैसे एक व्यवहारिक राजनीति का है, आपने जैसे कहा कि कुछ लोग जो नॉन परफॉर्मर थे वो गए, उन सारे लोगों के स्टिंग हुए हैं, उनके सचिवों के बहुत सारे आरोप थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कौन सी मजबूरी है कि मुख्यमंत्री ने जिन विभागों के तबादले खुद रोके, और जो लोग जन अवधारणाओं में, पब्लिक परसेप्शन में जो लोग बहुत बदनाम रहे हैं, और हम पत्रकार छोड़िए आम लोग मानते रहे हैं कि इस बार ये जरूर जाएंगे, तो एक पारदर्शी और एक साहसपूर्ण फैसले के बीच में कुछ फैसले रुक गए हैं। रामेश्वर भाई, आपकी बात मैं भी समझ गया और जनता भी समझ गई। प्रभु, मैं इस पर एक टिप्पणी करके बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। जो रामेश्वर भाई ने बात उठाई, लोकतंत्र की एक विशेषता कहिए, उसका लक्षण कहिए, उसकी सीमा रेखा कहिए, लोकतंत्र में सारी सर्जरी एक साथ नहीं हो सकती ना, और जब दलीय लोकतंत्र जहां है वहां तो संभव ही नहीं ना। पूरे घर को डिमोलिश करके नया नहीं बन सकता। एक एक दो दो चार चार कमरे बदल रहे हैं, ठीक है, रामेश्वर भाई जहां इशारा कर रहे हैं वहां मैं समझ रहा हूं जो वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन दलीय लोकतंत्र की एक सीमा भी होती है, यह भी ठीक बात है ना। एक मुख्यमंत्री थे, मैं नाम में नहीं जाऊंगा, मैंने उनसे पूछा कि भाई इनको मंत्री क्यों बना दिया। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत विरोध किया था, लेकिन क्या करें, पार्टी के बड़े लोगों ने कहा कि पार्टी चलानी है भाई, बना दो, क्या जा रहा है। वो भी है, समस्याएं रहती हैं, दलीय लोकतंत्र है। भटनागर साहब जी, कुछ नॉन परफॉर्मर बच गए होंगे, हेलो, लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं
कि जितने हटे हैं उनके लिए कोई ये नहीं कह रहा कि ये परफॉर्मर थे, गलत हट गए। इतनी पारदर्शिता तो आई कम से कम। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मैंने सोशल मीडिया पर भी एक आवाज नहीं उठी जिसने कहा हो कि फला को हटा दिया, वो आदमी अच्छे थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए आपने ये जो बात आपने उठाई, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये तो आपने विस्तार से बात कर दी। और एक मैसेज जो इसमें बहुत स्पष्ट जा रहा है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस यही कहता है कि चलिए एक निर्दोष को वो ना हो, भले ही दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को फांसी ना हो, ये जूरिस्प्रूडेंस कहता है। हम उस सिद्धांत को यहां भी लागू मान लेते हैं। और आपने कहा भी कि लेकिन जितने लोग गए हैं वो नॉन परफॉर्मर ही गए हैं, लेकिन जितने भी लोग नए आए हैं या जितने भी लोग प्रमोट हुए हैं, आप देखिए इनमें से किसी पर भी कोई, मेरा ख्याल है कोई उंगली नहीं उठ सकती है। जितने लोग थे ये संगठन में सब एक्टिव रहे, युवाओं को भी किया, एबीवीपी के भी लोग हैं एक आध जो एक्टिव रहे हैं, तो उसमें आप देखिए किसी पर उंगली उठने का कोई नौबत नहीं है, कोई इनको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें। और सब ऐसे ही लोगों को दिया। ये फ्यूचर के लिए तो हो ही गया एक मैसेज कि परफॉर्म और पेरिश। और जो लोग हटे हैं, देखिए जब वो 2017 में बने थे तो नोन नेम नहीं थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। वो नोन नेम हो सकते थे, अच्छा नाम कमा सकते थे, वो नहीं कर पाए। इसी तरह जितने भी ये लोग हैं इस समय, इनमें से कोई बैगेज लेके नहीं आया है, कोई बहुत बड़ा नामी नाम नहीं है कि ये कहिए कि बहुत बैक्ड बाय सम परफॉर्मेंस और बैक्ड बाय सम लेगेसी, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नए और अच्छे लोगों को मौका देने की कोशिश की गई है, ये बहुत स्पष्ट है। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी फ्यूचर में भी के लिए तो एक बहुत तगड़ा मैसेज दे ही दिया गया है जो एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स हैं। और जैसा रामेश्वर जी ने कहा, आप भी कह रहे हैं संजय, ठीक है संजय भाई, आपको रोकूंगा। संजय भटनागर ने एक और डायमेंशन जोड़ा जी, जिसकी मैं आरंभ में चर्चा करना चाह रहा था। मैं गौतम राणे के पास, चंद्रमोहन जी आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, गौतम राणे के पास उस बात के साथ चलूंगा। सामान्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता ये मानकर चलते हैं कि जो चर्चित है, परिक्रमा में निष्णात है, गणेश परिक्रमा में जिसका थोड़ा सोशल मीडिया में थोड़ा झापा है, भौकाल है, मंत्री वही लोग बनते हैं, बड़ी व्यवस्थाओं वाले। इस बार तो तमाम ऐसे मंत्री बन गए जिनको लखनऊ में पहचान नहीं पाएगा पत्रकार। सबको मैं नहीं पहचान पाऊंगा, सबको रामेश्वर भाई नहीं पहचान पाएंगे, संजय भटनागर नहीं पहचान पाएंगे, गौतम राणे। यह भी चीज लोकतंत्र के लिए अच्छी है। अचार को हिलाते डुलाते रहना चाहिए, वरना नीचे वाला नीचे ही पड़ा रह जाता है, ऊपर वाला ही को धूप लगती है। वैसे राजनीतिक दल है। नहीं, निश्चित तौर पे अमिताभ जी, ये बेहतर समन्वय है। एनपीए को किनारे कर दिया गया और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनके द्वारा किए गए ट्रांसफर अपने खुद रद्द किए गए और उनको ये समन्वय बिठाने की कोशिश की गई कि तुम ठीक हो, तुम बैठे रह सकते हो, तुम्हारे लिए ज्यादा खतरे की घंटी नहीं है। दूसरी बात हमारे अमिताभ जी, यहां सबसे बड़ी बात है कि ये निश्चित तौर पे संवैधानिक एक प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ 403 विधायक हैं और उसका 15% हम मंत्रिमंडल में ले आ सकते हैं, 60 तक ले जा सकते हैं, 56 तक हमने पहुंचा दिया है। उस पर कोई भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या इस मंत्रिमंडल को बदलाव करने के बाद आप कानून व्यवस्था ध्वस्त कर पाएंगे? जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है उसको बेहतर कर पाएंगे क्या? नंबर एक प्रश्न। नंबर दूसरा प्रश्न है कि आज जिस विकास की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना विकास किया कि अपराध के स्तर पे नंबर 1 पे पहुंच गया, इतना बेहतरीन विकास किया। तो मेरे ख्याल से इतना बेहतरीन विकास नहीं होना चाहिए था। हम ज्यादा उस पर टिप्पणी सिर्फ ये करना चाहते हैं क्योंकि हमारा सिर्फ ये मानना है कि ठीक है, आपकी बात ठीक है। एक बात कह के मैं डॉक्टर चंद्रमोहन के पास चलूंगा।
गौतम राणे ने बात ठीक उठाई, लेकिन ये ऐसी बात है, ऐसा भाव है, हम लोग किसी शादी में जाएं, नव दंपत्ति को शुभकामना देने मंच पर चढ़ें और कहें भाई शादी की तो शुभकामना है, अच्छी शादी है, खाना भी अच्छा है, टेंट तंबू भी अच्छा है, लेकिन अब पता नहीं इनके संतान होगी कि नहीं होगी। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये मौका उस समय का नहीं ना। आज तो विवाह की पर समीक्षा हो जाए, लड़का ठीक है कि नहीं, बिटिया ठीक है कि नहीं, इंतजाम ठीक है कि नहीं, है तो बढ़िया शुभकामना। अब उनके संतान होगी कि नहीं होगी, फिर कोई और विद्वान आए, वो कोई संतान पढ़ पाएगी कि नहीं, गुंडा तो नहीं बनेगी। मूल जो धारणा है राणे साहब, जिस पर मैं बहस करने आया, वो 2-3 बुनियादी, बाकी कौन रफ होए हमें कहानी, मेरे स्वभाव लोग जानते हैं प्रदेश विदेश में। मूल बात मैं कहने आया, अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया आवाम को। लोकतंत्र कहता है लोक ही स्वामी है। ये पहली बार मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सुना अपने निर्णयों के प्रति स्पष्टीकरण देते हुए अपनी प्रदेश की जनता को। ये लीगल बाइंडिंग नहीं दी, ये अच्छी बात है ना। और जो हटाए गए उनके पक्ष में एक भी आदमी कहीं खड़ा हो तो बता दो, इसका मतलब जो हटाए गए वो तो ठीक ही हटाए गए। आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि सब क्यों नहीं हटाए गए, फला क्यों नहीं हटाए गए, ढिका क्यों बच गए, लेकिन इतने हटाए गए इस कारण से ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर लोग हटा दिए गए कि ये इनके गुट का है, ये उनके गुट का है, नहीं। जिन लोगों के इस्तीफे हुए, मैं उनकी समीक्षा नहीं करना चाहता, रामेश्वर भाई जानते हैं, लोग मानते नहीं थे कि वो भी हट सकते हैं ना। ऐसे समीकरण होते हैं पार्टियों में, लेकिन वो हटे। मैं नाम लेके विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। ये चीज ठीक है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीजें हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमोहन जी, नए चेहरे आ गए, बड़ा विस्तार हो गया, बड़ी शल्य चिकित्सा हो गई। विस्तार शब्द ठीक नहीं, शल्य चिकित्सा शब्द ज्यादा ठीक है। बड़ा ऑपरेशन हो गया, जैसा अभी शायद संजय कह रहे थे या गौतम कह रहे थे, एनपीए को हटा दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को विदा किया। यह भी बात अच्छी है कि कार्यकर्ताओं को लाए, चाहे धर्मेश हो, चाहे सतीश द्विवेदी हो, चाहे अनिल शर्मा हो, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती अब इस टीम पर होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि योगी जी बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करने के पक्ष में नहीं रहते। एक अब किया और अगले में तो फिर चुनाव के बाद ही जो स्थिति बनेगी वो बनेगी। यानी यही टीम मोटे तौर पर 2022 के चुनावी महायुद्ध में उतरेगी। इसलिए इसका पहला गोल यही होगा, पहला टेस्ट यही होगा कि 2022 के महायुद्ध को जितवाती है कि नहीं। देखिए अमिताभ जी, आज जो मित्र कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता पार्टी के जो आज मंत्री बने, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लिए जो पाथे आपकी चर्चा के द्वारा, चर्चा की शुरुआत में मेनका जी ने जो दिया और रामेश्वर जी ने दिया, भटनागर जी ने दिया, वो हमारे लिए पाथे है। आज उत्तर प्रदेश में वो भी दिन उत्तर प्रदेश ने देखा है, हमने और आपने चर्चा की है कि मंत्रियों से इस्तीफे लेने की साहस पार्टी नहीं कर पाती थी, मंत्रियों को हटाना पड़ता था। आज हमारे अंदर, हमारे संगठन के अंदर ये क्षमता है कि हम मंत्रियों को कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से बाहर आइए, तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बाहर आते हैं। ये एक कैडर बेस पार्टी का जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश गया है। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने का काम हो या आवास बनाने का काम हो, अगर उसमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ होता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले जो लोग हैं उनको पारिश्रमिक मिलता ही है। और सचमुच में हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते एक कार्यकर्ताओं के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे नेतृत्व ने एक लाइन खींच दी है कि आप अगर काम करेंगे तो कर्मवीर को फर्क ना पड़ता, क्षणिक जीत या हार से आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। एक लाइन खींच के रख दी है। मेरी पार्टी का विषय है, मैं आज गौरवान्वित हूं अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पर, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी पर, जिन्होंने ये निर्णय लिया।
आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगातार दायित्वबोध की बात कही कि हम दायित्वबोध की राजनीति करेंगे, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की राजनीति करेंगे। अब वही बात जो मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी जिस बात को दायित्वबोध की को कहते थे, उस दायित्वबोध का प्रगटीकरण हो रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि ये वो पार्टी है, आपने उसका सामाजिक प्रबंधन का काफी अच्छा विश्लेषण किया, जो मुझे करना चाहिए था वो आपने किया, कि जिसमें पासी भी है और जिसमें जाटव भी है और जिसमें चौहान भी है। तो आज ये पार्टी वो पार्टी है जिसमें कश्यप भी है। आज हमसे कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें, जो आपने कहा कि अनाम चेहरे, अनामिकता का बोध वाले मीडिया के मित्रों के फोन आए कि आपने किसको मंत्री बना दिया, इनका तो प्रोफाइल गूगल पे नहीं मिल रहा है। तो जो गूगल प्रोफाइल से जो दूर हैं, अनामिकता के साथ में काम कर रहे थे, एक जनप्रतिनिधि के रूप में अच्छी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, चाहे शिकारपुर के विधायक हों, चाहे हमारे साथी मित्र द्विवेदी हों, चंद्रिका द्विवेदी, जरा रोकेंगे। एक और बड़ी राजनीतिक खबर इस वक्त आकार ले रही है। पी चिदम्बरम कुछ कह रहे हैं, जरा देख लें 1 मिनट के लिए। तो फिलहाल 24 अकबर रोड पर पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वक्त भी वो वहीं पर मौजूद हैं और वहीं पर सीबीआई की टीम भी पहुंचने वाली है, ऐसी खबर है। पी चिदम्बरम ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उन्हें हैरानी हो रही है कि आखिर लोग उन्हें फरार क्यों बता रहे हैं, जबकि वो फरार नहीं है। ये विजुअल 24 अकबर रोड की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहीं पर पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल शाम से ही वो लापता थे और हर तरफ यही सवाल था कि आखिर पूर्व वित्त मंत्री है कहां। अगर वो आरोपी नहीं है, खुद को दोषी नहीं मानते हैं, तो फिर इस तरीके से फरार होने की जरूरत क्या। फिर आज शाम 24 अकबर रोड पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बस यही कहा कि मुझे लोकतंत्र में भरोसा है। हैरानी इस बात की हो रही है कि मुझे फरार क्यों कहा जा रहा है, मैं INX मसले में आरोपी नहीं हूं, ये बात उन्होंने कही और वहीं पर मौजूद। और यही खबर आ रही है कि शायद थोड़ी देर में सीबीआई की टीम भी वहीं पर पहुंचे। बड़ी खबर ये थी। लेकिन अमिताभ जी, अब तक 56 नहीं, अब यही वो 56 है जो कि 2022 में चुनाव से पहले वो काम प्रदेश में करे कि बीजेपी जब इलेक्शन में जाए तो जीतने के इरादे से जाए। हाँ बिल्कुल, बनाए इसलिए गए हैं कि भाई राजनीति का मूल तो कार्य यही है ना, राजनीतिक दल का। आप सेवा भी करना चाहें तो सेवा भी तभी कर पाएंगे जब सरकार में होंगे, शासन में होंगे। तो पहली प्राथमिकता तो है कि आप शासन में बने रहे और दोबारा जब आप रिन्यूअल लेने जाएं तो जनता आपके कार्ड पर रिन्यूअल की स्टैंप लगाए, और वो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। मुझे लग रहा है इनका एक ब्रेक का समय हो रहा है जी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अमिताभ जी, नए चेहरे, 18 नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में, कई ऐसे हैं जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं। जाहिर सी बात है जिम्मेदारी इनके कंधों पर और साथ ही साथ सरकार पर भी ये बहुत बड़ी होगी कि इनका काम ऐसा हो कि तुरंत दिखे, क्योंकि 2.5 साल बीत गए हैं, 2.5 साल ही है अगले इलेक्शन में भी। जी बिल्कुल ठीक बात है, काम का दबाव तो रह गई और रहना भी चाहिए। सरकार में रहना कोई प्रसन्नता और आमोद का विषय नहीं ना, ये तो परिश्रम और संघर्ष का विषय है। रामेश्वर भाई, 2 चीजें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को आज के घटनाक्रम से आत्मसात करना चाहिए, बाकी दलों को भी, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। एक, जो निर्णय जिनको बनाइए मंत्री उन पर जस्टिफिकेशन दीजिए प्रदेश को, और दूसरा, जिनसे इस्तीफा लें उनके बारे में भी पब्लिक में 2 राय नहीं हो, एक ही राय हो कि ठीक किया, विदा किया। रामेश्वर भाई देख अमिताभ जी, मैं आपको किसी घटना का महत्व एक संदर्भ के साथ ही रेखांकित हो पाता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली सरकार में कुछ मंत्री हटाए गए, उनको सूचना हटाए जाने की सोशल मीडिया से मिली और पूरा कार्यकाल बीत गया और पूछते रहे कि भाई मेरा दोस्त तो बताओ, और सरकार नहीं लौटी और अभी तक उन्हें नहीं पता है उन्हें क्यों हटाया गया। तो अगर आप इस घटना को देखें और पिछली सरकारों में जिस तरह फैसले होते रहे
अपारदर्शी तरीके से जब उसकी तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत ही रेखांकित करने वाला आज दृश्य है कि एक मुख्यमंत्री अपने काम की जवाबदेही, और सब लोग जानते हैं कि मैं सरकार का कितना तीखी आलोचना करता रहा हूं, लेकिन आप यह तो स्वीकार करिए कि एक मुख्यमंत्री एक पारदर्शी कार्यशैली स्थापित कर रहा है ताकि आने वाले दिनों में कोई भी मुख्यमंत्री हो एक नजीर है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, उन मंत्रियों को भी बताया गया है, जो हटाए गए उन्हें भी पता है कि क्यों हटाए गए, और जो लोग यह अपनी कार्यशैली से वाकिफ है वो जानते हैं कि उन्हें सुधरने का मौका है, वरना वो भी हटा दिए जाएंगे। तो मैं भटनागर से बात जी ठीक है रामेश्वर भाई, मैं संजय भटनागर से वही सवाल लेना चाह रहा हूं। संजय भटनागर, जिनकी ओर इशारे हुए इस बहस में, राणे ने भी कहा, रामेश्वर जी ने भी कहा, जिनकी ओर इशारे किए, मुझे लगता है 5 मंत्रियों की रुखसती करके उनको भी बता दिया गया कि अगर चाल चलन नहीं बदला तो ऐसा भी हो सकता है। भटनागर साहब, मैसेज गया ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ना केवल हटाया गया 5 मंत्रियों को, बल्कि उनसे इस्तीफे ले लिए गए। ये भी मेरा ख्याल है, मुझको तो ध्यान नहीं पड़ता कि एक के विस्तार से एक दिन पहले किसी से इस्तीफे लिए गए हों उस तरह। तो ये तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है ही, और ये मैसेज तो बहुत ही तगड़ा है। बिल्कुल, जिस तरह के नए लोग लाए गए हैं उनके बारे में भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, जो गए हैं उनके बारे में भी कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्यों गए, सब जानते हैं। हम आखिरी दौर में कुछ की जान छूटी है कि अच्छा सुधर जाओ। हाँ, तो अब लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो ये होना ही चाहिए जी। और जैसे अभी रानी जी ने ये कहा कि जी कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, सुधरना चाहिए, तो उसका कोई संबंध इससे तो है नहीं विस्तार से। लॉ एंड ऑर्डर तो सुधरना ही चाहिए, वैसे भी सुधरना चाहिए, विस्तार नहीं हो तो भी सुधरना चाहिए। सरकार कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर तो हर सोसाइटी और सुधार की आवश्यकता हमेशा रहेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। गौतम राणे साहब, हमेशा एक सवाल मेरे जहन में आता है। पिछली सरकार का एक उदाहरण दिया रामेश्वर जी ने, उसमें बर्खास्तगियां हुई थी मंत्रियों की। मंत्री कहे हम छोड़े नहीं, नेतृत्व ने कहा हम रखेंगे नहीं, तो बर्खास्तगी हो गई बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों की, है ना। यहां कम से कम एक संदेश गया सबको, सबकी चिट्ठी आ गई, और कहीं कोई सार्वजनिक बयानबाजी भी नहीं हो रही। ये तो एक ठीक रास्ता है। आपको नेतृत्व के पास उतनी अथॉरिटी तो होनी चाहिए कि उसको बर्खास्तगी तक न जाना पड़े, उसका कार्यकर्ता जो मंत्री है उसके संदेश को समझे। गौतम राणे, नहीं, निश्चित तौर पे अमिताभ जी, निश्चित तौर पे अभी आप कह रहे थे कि जो दलीय मजबूरियां होती हैं, और दलीय मजबूरियां उस समय काम करती हैं जब या तो कोलिएशन की गवर्नमेंट हो या मेजॉरिटी के आसपास हो, लेकिन दलित मजबूरियां वहां काम नहीं करती जहां प्रचंड बहुमत हो। ये प्रचंड बहुमत की सरकार है, 324 सदस्यों के साथ बहुमत की सरकार है, यहां दलीय मजबूरियां नहीं होती। लेकिन एक आपके ज्ञान के, आपके विद्वता को आज मैं प्रणाम करता हूं कि आपने एक ऐसा ग्रीसी रास्ता बनाया जिसपे फिसल करके चंद्रमोहन जी ने यह स्वीकार कर लिया कि जातिवाद आज भी हम साठगांठ करते हैं, समीकरण फिट करते हैं। नहीं तो अभी तो यही बता रहे थे कि हमारे यहाँ जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद की कोई बात नहीं होती, धर्म संप्रदाय खत्म हो गया। आज उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा, आपने जो रास्ता दिया स्वीकार करना पड़ा कि जातीय समीकरण को फिट किए बगैर राजनीति नहीं की जा सकती। नहीं, यहां पर गौतम राणे साहब, यहां पर एक बात मैं जरूर कह दूं, फिर चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा, वो अपना जवाब खुद देंगे। क्या देना चाहते हैं?
कल भी मैंने इसी मंच से एक बात कही थी, मैं बहुत तीखेपन के साथ राय रखता हूं और किसी के नाराजगी और प्रसन्नता का कभी मैंने चिंतन भी नहीं किया। 5000 वर्ष से हिंदुस्तान में जातियां ट्रेवल कर रही हैं, अरे सॉरी 5000 से ज्यादा जातियां ट्रेवल कर रही हैं। जाति और उपजाति मिला दे और गोत्र जोड़ लेंगे तो 10,000 से ऊपर निकल जाएंगे। उस देश में कैसे यह संभव हो जाएगा? और जाति कोई गंदी चीज है क्या? क्या मल्लाह मंत्री नहीं होना चाहिए? पाल मंत्री नहीं होना चाहिए? गुर्जर नहीं मंत्री बनना चाहिए? जाट नहीं बनना चाहिए? जाटव नहीं बनना चाहिए? और उनकी चर्चा हो जाए तो गुनाह है क्या? इसमें क्या उनसे आपत्ति की बात है? मैं इसमें कभी आपत्ति नहीं मानता। और नपना एक रखना चाहिए। अभी मान लो एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, आ गई मान लीजिए दलित नहीं आता इसमें कोई 23 में, तो आप ही लोग सबसे पहले कह रहे होते कि देखो दलित को नहीं देखा, तब आप जात खड़ी कर देते चौराहे पर। ये मल्लाह भूल जाते तो आप कहते मल्लाह को छोड़ दिया। अमिताभ जी हमने यही कहा, अब इनको महोबा से लेके बनारस तक वोट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए नहीं, आप बात नहीं समझे गौतम राणे। मेरी बात थोड़ी सी अकादमिक है, इसको अंतर को समझ लीजिए। शायद ये वंस फॉर ऑल सबके काम की चीज है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं विनम्रता से। जातिवाद और जातियों को प्रतिनिधित्व दोनों अलग चीजें हैं 360 डिग्री पर। जातिवाद वो होता है, भ्रष्ट है दरोगा लेकिन अपनी जात का है इसलिए चार्ज में रहेगा, यह है जातिवाद। कम नंबर आए फिर भी नौकरी इसी को मिलेगी, जात का है, यह है जातिवाद। मैं इसका विरोधी हूं, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक पटल पर यह कतई अनुचित होगा कि जातियों का प्रतिनिधित्व ना हो। वो समावेशी भारत नहीं हो सकता, वो भारत समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो सत्ता न्याय नहीं कर सकती। किसी बात कर दी, वो सत्ता भी न्याय नहीं कर सकती। सो का जाने पीर पराई जाके पांव न फटी भी भाई। जातियां और उनके प्रतिनिधि अपना अपना दर्द जानते हैं, इसलिए ये मत कहिए भाई मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, जाति समन्वय के पक्ष में हूं। करना ही चाहिए। जब पूरे देश से जातियां खत्म हो जाए तो फिर ठीक है। आज क्या खत्म हो गई? नहीं ना, ये तर्क नहीं। और एक बात और कह के मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। रामेश्वर भाई, यहां सबका प्रतिनिधित्व तो है, पाल भी है, गुजर भी है, जाटव भी है, बामन भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है। क्या इस प्रदेश ने वैसे दिन नहीं देखे जहां 90% में एक और 10 में सब? वो चीज खराब है। आबादी के हिसाब से सबका समन्वय होना ही चाहिए। ये भारत गुलदस्ता है, ये किसी एक फूल का मामला नहीं है। ये बंच ऑफ फ्लावर्स है जिसमें अलग अलग किस्म के फ्लावर हैं। मित्र गौतम भाई, डॉक्टर चंद्रमोहन, अब चुनौती बड़ी होगी क्योंकि मुख्यमंत्री की कसौटी भी बड़ी है इन नए मंत्रियों के लिए। उनको भी पता है कि जब वैसे वैसे हटा दिए जिनको कैसों से उम्मीद थी कि वो बचा लेंगे, मैं नामों में नहीं पढ़ूंगा नहीं तो मार हो जाएगी, जब वो भी चले गए तो अब जो नए आए हैं इनको तो ये सबक याद रखने पड़ेगा। नहीं, देखिए अमिताभ जी, जो आपने बात कही मंत्रियों के काम के बारे में, दायित्वबोध के बारे में, मैंने पहले भी कहा कि ये दायित्वबोध की सरकार है और दायित्वबोध के लिए है। मैं कई बार टीवी चर्चा में सुनता था कि देखो मलाई मंत्री काट रहा है, मलाई मंत्री काट रहा है। मेरे लिए शर्मिंदगी का विषय है जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता को किसी भी जिम्मेदारी पर अगर मलाई काटना शब्द प्रयोग किया जाता है। मैं तो शर्मिंदगी का मानता हूँ, मैं इसमें कोई सम्मान का भाव नहीं मानता। हमारे प्रदेश में आज जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी जिलों में जाते हैं, हर जिले में जाते हैं, कोई जिला छोड़ते नहीं है कि जहाँ ना जाएं वो।
हर मंडल में जाते हैं, हर जिले में जाते हैं, हर वर्ग के साथ में बात करते हैं। आज आप देखो कि एक लगातार उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। फसल ऋण मोचन हुआ अमिताभ जी, हम और आप उस विषय पे भी चर्चा कर रहे हैं बरसों से। जब प्राकृतिक आपदा आती थी तो चेक में क्या होता था उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज प्राकृतिक आपदा आती है, रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर खाते में पैसा पहुंचता है। आज ये उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। आज लोग कह रहे हैं, जाने कितने लोग कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाई साहब हमने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी में मैं जोर दे के कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में वो पार्टियां थी जिनकी पहचान केवल जाति थी, उत्तर प्रदेश में वो पार्टियां थी कि सुरक्षित सीट है तो एक ही जाति चुनाव लड़ेगी, एक ही जाति का प्रतिनिधित्व होगा। क्या मजाक है। कह रहे हैं हम फलानी भाईचारा कमेटी बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो सचिव रहेगा, महासचिव रहेगा, वो उसी जाति का होगा। हमें किसी जाति पर विश्वास नहीं है। हमको आज समाज के सभी वर्गों पर विश्वास है। हम सबका प्रबंधन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समाज के हर वर्ग पर विश्वास है। अब भूपेंद्र चौधरी जी काम करते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, उनको अवसर दिया जाता है। गन्ने की समस्या थी, आज एक आंदोलन नहीं होता है, सुरेश राणा को अवसर मिलता है। तो आज अगर आप काम करेंगे, अनिल राजभर हैं, एकदम छात्र राजनीति से आए, एक परिश्रम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको अवसर मिला है कि आप नेतृत्व करो, आप उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में आगे चलो। तो आज बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चुनौतियां हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अमिताभ जी एक माइलस्टोन का काम करेंगे कि ऐसा ही हो। हम भी उम्मीद करें ऐसा ही हो। अमिताभ जी, तो अब तो टीम बन गई है, लेकिन क्या हम ये माने कि ये टीम इतनी अच्छी बनी है कि विपक्षी को भी एक मजबूत आधार नहीं मिल रहा है इसका विरोध करने पर? देखिए, बाद में प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा होगी, आलोचना होगी, और मैं भी आलोचना करूंगा, लेकिन आज तो आलोचना का विषय नहीं दिखा मुझे ना। मैंने जाना है, रामेश्वर भाई को याद हो इतने कितने कैबिनेट विस्तार देखे, और हर कैबिनेट विस्तार में जब अखबार में था तो भी लिखता था, टीवी पर रहे आया तो टीवी पर बोला कि इतने दागी, इतने बवाली शामिल। आज मैंने बड़ा चश्मा लगा के देखा कि दागी और बवाली हैं क्या, चश्मा भी लगा के देखा, मिला नहीं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, देश की राजनीति के लिए। इसका स्वागत नहीं होना चाहिए। भाजपा ने किया इसलिए विरोध करें क्या? नहीं। ये देश प्रदेश ने वो दृश्य देखे हैं मित्र, कोई नई बात कह रहा हूं क्या? मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध भी वो लोग मंत्री बने पूर्व की सरकारों में। कहीं पिता ने जब बनवा दिया, कहीं चाचा ने बनवा दिया, कहीं इसने बनवा दिया, कहीं उसने बनवा दिया, उन्होंने नहीं रखो इनको, समझा करो। कम से कम ये परिस्थिति तो है। मैं 3 बुनियादी चीजों के लिए को देखकर मुझे संतोष हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो नई टीम आई है, ये नई टीम उत्तर प्रदेश की सारी अपेक्षा और आकांक्षाओं को 2.5 साल में पूर्ण कर देगी, ऐसा संभव भी नहीं। 23 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा सूबा है हमारा। लेकिन मैं 3 चीजों से संतुष्ट हुआ। लोकतंत्र के लिए वो चीजें जरूरी थी जिससे मुझे प्रसन्नता हुई। एक, प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री का मतलब होता लीडर ऑफ द स्टेट, प्रदेश के नेता की ये जिम्मेदारी होनी भी चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ ने खुद समझी कि जनता को बताओ कि जिसको प्रमोशन दिया, बढ़ाया, क्यों, उसने क्या किया, अच्छा बुरा, ये बताओ। एक, ये चलन अच्छा है, ये नजीर बननी चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनसे इस्तीफे लिए गए या दिए गए, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो जो अच्छा लगे, उनके पक्ष में एक भी टिप्पणीकार कहीं नहीं है। यह बताता है कि फैसला न चेहरा देखकर किया, न गुट देखकर किया, न इलाका देखकर किया, न जात देखकर किया। इन्हीं आधारों पर फैसला नहीं होते थे क्या पहले? कौन किसका खास है, कौन किस जात का है, कौन किस इलाके का है, कहीं नहीं था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह
कि समाज के जातीय संतुलन का ध्यान रखा। मैं फिर दोहरा रहा हूं बिना किसी शर्मिंदगी के, हिंदुस्तान में जातीय संतुलन को अच्छे से निभाए बिना ईमानदारी से शासन नहीं हो सकता। समाज के हर वर्ग को आप स्पर्श नहीं कर सकते ना, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, सदियों से दबे कुचले वर्ग रहे हैं, वो भी चाहते हैं निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी हो। हम उस बैठक में बैठे जहां उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल तय हो, भविष्य तय हो। क्या मल्लाह को यह अधिकार नहीं होना चाहिए? गुर्जर को नहीं होना चाहिए? अच्छा है, कोई दूसरा करता तब भी मैं यही कहता अच्छा है। योगी जी ने कहा किया, इसलिए उनको भी बधाई, उनको बधाई। हम लोगों को थोड़ा उदार होना चाहिए, थोड़ा कम से कम मन को बड़ा करना चाहिए। गलत करे सरकार, निष्ठुर होकर आलोचना करिए, लेकिन कुछ अच्छा हो तो मुक्त हृदय से उसका स्वागत भी करिए। अच्छे बदलाव कम देखने को मिलते हैं, और जब मिल जाए तो मुस्कुराकर उनका स्वागत होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा सारे राजनीतिक दलों से, भारत भर के राज्य जितने हैं उन सबके मुख्यमंत्रियों से, कि आप भी अगली बार जब कुछ ऐसा करें, किसी को हटाएं, किसी को लाए, तो उसका एक जस्टिफिकेशन जनता के सामने रखें। हालांकि अभी तक ये जस्टिफिकेशन केवल पार्टियां आपस में ही रखती थी, और कुछ पार्टी सरकार तो ऐसी थी वो पार्टी में भी नहीं रखती थी। भाई मायावती जी की सरकार में जस्टिफिकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, रामेश्वर भाई नहीं होती थी ना, वो पार्टी में भी नहीं रखती थी। जो लिख दिया वही फाइनल। ऐसे नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र का प्राण यहीं बसता है। राजा को जनता के प्रति जवाबदार होना चाहिए, यह लोकतंत्र है। और जब राजा किसी के प्रति जवाबदार नहीं होता था, वही राजतंत्र था। मेरे लिए तो लोकतंत्र की यह आदर्श परिभाषा है। योगी आदित्यनाथ ने जनता के प्रति अपनी जवाबदारी को समझा। मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। भविष्य में इसको बाकी दल भी आत्मसात करें, यह कामना करते हैं। धन्यवाद। फिलहाल महाबहस में शामिल होने के लिए आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।